सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। आज 29 तारीख है अक्टूबर की। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सुबह जब आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं तो कोशिश रहेगी कि आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए से बाखबर किया जाए, हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए। ख़बर जम्मू कश्मीर से लेकर मौसमी मिजाज से लेकर सियासी मिजाज तक की बात होगी और न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको रूबरू करवाएंगे बल्कि मुल्क के अंदर कुछ अहम पेशरफ्त हो रही है, सियासी पेशरफ्त हो रही है पिछले 24 घंटों के दौरान और आने वाले दिनों के अंदर उसका असर आप कौमी सियासत पर देखेंगे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात ज़रा आलमी सियासत की भी करेंगे क्योंकि आज पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही है। फिर रूस, चीन और ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान समेत अमेरिका की कुछ ख़बरें, बड़ी अहम ख़बरें हैं। कुल मिलाकर मुस्लिम ब्लॉक को जब आप खंगाल कर देखते हैं तो कुछ अहम बातें सामने आ रही है पिछले 24 घंटों के दौरान, उस पर भी आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे आज के प्रोग्राम में और वो मौजू जो हम अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए बात करते हैं जो अभी शादी की दहलीज तक आ चुके हैं, उम्र उनकी आ चुकी है, हो नहीं रही है या उम्र की हद को वो पार कर चुके हैं। क्या ऐसा हो रहा है, हमने क्या करने की ज़रूरत है, इस निशस्त में हमारी तीसरा पड़ाव होगा। आज भी हमारे साथ मेहमान ज्वाइन करेंगे। आखिर पर आएंगे तो कुछ फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट आज के प्रोग्राम का रहेगा। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फटाफट से हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और हमारी ऑप्शनल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी, जहाँ पर बराह रास्त नशरियात टीवी की आप देखते हैं, पल पल का अपडेट भी देखते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि जब आप वहाँ पर आते हैं तो आप वहाँ से फीडबैक हमें देते हैं, इनबॉक्स में आकर मैसेज करते हैं, तो वो जो सिलसिला प्यार का है, मोहब्बत का है, वो बराबर रहिएगा, आज भी रखिएगा क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद देती है। तो फ़िलहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम मॉर्निंग शो है, सलाम जे के है, तो ज़रा सबसे पहले हिस्ट्री को याद करते हैं, माजी को याद करते हैं और तवारीख के पन्नों को खंगाल कर आज के दिन अहम तरीन वाक़ात जो बहुत सारे होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर होते हैं, उनमें चंद अहम वाक़ात आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। हर दिन मेरे साथी आसिफ रशीद आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ होगा और उसके फ़ौरन बाद खबरों का पिटारा भी खोलते हैं। जी आसिफ। गुड मॉर्निंग इकबाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 8:36 हुआ चाहते हैं। हमारा और आपका साथ 9:30 से 9:45 के बीच में रहेगा, लेकिन इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जाने से पहले आज के दिन पर बात होगी राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर आज यूनिटी डे हिंदुस्तान के अंदर मनाने के साथ साथ तकरीबात का अहतमाम और रेस का अहतमाम रन फॉर यूनिटी के नाम से हो रहा है, उस ताल्लुक से भी बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन कुछ और मौज़ूआत भी हैं आज के दिन। अहम तरीन कुछ वाक़यात हैं जो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, तो हिस्ट्री ऑफ द डे से इब्तिदा करेंगे। अक्टूबर की 29वीं तारीख साल 2024 में आज ही के दिन सरोजनी नगर दिल्ली, पहाड़गंज और गोविंदपुरी दाल हुकूमत दिल्ली के 3 मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बाजारों को दहलाया गया। दहशतगर्दाना हमले हुए और ये धनतेरस पर होने वाले हमले थे जिनमें 62 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और बाद में इंडियन मुजाहिदीन और न जाने किन किन तंजीमों का नाम, कई लोगों के जो ग्रुप्स थे उन लोगों के तार इस हमले के साथ थे, उन लोगों के तार इस हमले के साथ जुड़े हुए नजर आए। तो आज इस हमले को आप देखेंगे तो 19 बरस मुकम्मल हो गए हैं। 2005 में धनतेरस के मौके पर आज के दिन ये हमले हुए। 2008 में बलूचिस्तान में कोयटा के नज़दीक तबाहकुन ज़ल्ज़ला हुआ, 20,000 लोग मारे गए। पाकिस्तान के लिए तारीखी एतबार से आज का दिन खराब। और इसके अलावा 1923 में तुर्की ने आज़ादी का ऐलान आज ही के दिन किया था। 1859 में स्पेन ने अफ्रीकी मुल्क मराकश या मोरक्को के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान आज के दिन किया। साल 1920 दिन आज का साबिक सदर जाकिर हुसैन की कोशिशों से जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम अमल में आया। मौजूदा वक्त में ये इदारा दुनिया भर के बड़े इदारों में से एक है और मुनफरिद पहचान रखता है। 1794 में फ्रांसीसी फ़ौज ने जनूब मशरकी नीदरलैंड जहाँ पर नीलों पर कब्जा किया। 1794 अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1942 में दिन आज का 29 तारीख का जब बेलारूस के पेंसिक में नाजियों ने 16,000 यहूदियों को कत्ल किया। दूसरी जंग अजीम खत्म होने के करीब थी, लेकिन इस दौरान यह अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। इसके अलावा आज ही के दिन 1958 में अमेरिका ने नेवादा के अंदर न्यूक्लियाई तजर्बा किया। पहला इस तरह का कोई टेस्ट था अमेरिका की जानिब से। साल 1997 तारीख 29 अक्टूबर की
पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी कीमियाई हथियारों के मुआहदे की तौसीक की। इंतजामी सतह पर आज के दिन ये कन्फर्मेशन की गई। 2015 में आज के दिन चीन ने एक बच्चा की पॉलिसी को खत्म करने का ऐलान किया और दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत यहां वालिदैन को दी गई। साल 1956 इजराइल का मिस्र पर आज के दिन हमला हुआ और इस तरीके से स्विस बहरान का आगाज आज ही के दिन हुआ था 1956 अक्टूबर 29 को। और 1991 में आज के दिन सबा अकबर आबादी, उर्दू के मुमताज शायर, अदीब, मुसन्निफ इस दुनिया से चल बसे, इंतकाल कर गए। आज उनकी बरसी है। बिलखुसूस जो उनकी अदबी खिदमात है उनको आज उर्दू अदब से वाबस्ता या दुनिया से वाबस्ता उर्दू दुनिया से वाबस्ता लोग उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये तो अहम तरीन बातें थी जो हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने हमने रखी हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और शुरुआत जब हिस्ट्री ऑफ द डे में हो ही चुकी है आज के दिन की, तो आज का दिन इस एतबार से भी इम्पॉर्टेंट है कि सियासी एतबार से भी, सलामती के एतबार से भी, इक्तिसादी मामलात पर या फ्रंट्स पर भी बात होगी और इस हवाले से भी ये दिन काफ़ी सुर्खियों में रहने वाला है। इससे पहले हम दीगर मौज़ूआत पर जाएं, खबर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले ज़रा मौसम का अपडेट दें, क्योंकि एक तवील खुश्क साली के बाद जम्मू कश्मीर या हिमालयन बेल्ट, ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी मौसमियाती तब्दीली का जो इम्कान जाहिर किया जा रहा था और इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर सुबह सुबह कई एक इलाकों में मौसम खराब हुआ है और इससे ये भी साफ हुआ कि एक तो सरमा का आगाज तो हुआ ही है, लेकिन बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी ने निचले इलाकों में भी एक बार फिर से लोगों को ठिठुरने पर मजबूर किया है। 7 नवंबर तक मौसम अबरालूद रहने का इम्कान महकमा मौसमियात श्रीनगर, जम्मू और बानिहाल दफ्तर से जो तस्दीक हुई है जारी की गई है। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर इतलात ये है कि इस वक्त भी जम्मू सूबे के अंदर दूर दराज इलाकों से जहां खबरें हैं कि हल्की बारिश शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले श्रीनगर की झीले डल के आसपास, और दो तरह की चीजें देखिएगा। एक तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ ही है, लेकिन धुंध या घना कोहरा जिसकी वजह से आइंदा दिनों में आप देखेंगे नवंबर और दिसंबर में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। ट्रैफिक समेत सुबह सुबह मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर होती है। ये आपसे कुछ मिनट पहले की तस्वीरें आपके सामने झीले डल श्रीनगर की, और बड़ी कम आपको गहमा गहमी नजर आ रही होगी। सयाहों की तादाद में किसी तरह की कमी अभी तक नहीं देखी गई है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि सरमा ने ऑफिशियली दस्तक दे दी है और इसकी तस्दीक महकमा मौसमियात भी कर रहा है कि आज से यानी 29 तारीख से 7 नवंबर तक एक तो इसी तरह की धुंध मुख्तलिफ इलाकों में आपको नजर आएगी और दूसरा इम्कान यह है कि मौसम अब्र आलूद रहेगा। मगरिबी हवाओं का असर रहेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि कमज़ोर मगरिबी हवाएं होंगी जी, उतना ज़्यादा ये पुरअंदाज और पुरअसर नहीं होंगी कि आपको झमाझम बारिश या बर्फबारी का कहीं मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है। लेकिन पहाड़ी इलाकों के अंदर इस तरीके से हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान जो है वो लगाया जा रहा है। इस बीच इतला और ख़बर ये भी है, जहाँ एक तरफ से मौसम का मिजाज बदल रहा है, वहीं पर मेहमान परिंदों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चाहे वो झील के आसपास के इलाके हो या शहर के आसपास के इलाके हो, वहाँ पर भी इस तरीके की सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें जी शहर के आसपास की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के सूरत हाल। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब मरकज़ी महकमे मौसमियात जम्मू कश्मीर के सरबराह हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मुख्तार साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट ज़रा फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि जो नाजरीन पूरे मुल्क से जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या पेशन गोई है, और श्रीनगर और बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों की क्या पेशन गोई। क्योंकि सुबह सुबह हम देख रहे थे झील के आसपास हल्की सी धुंध भी दिख रही थी, मेहमान परिंदों ने आना शुरू हो गया है। डैट मीन्स ऑफिशियली विंटर का आगाज़ हमारे यहाँ आ चुका है सुबह कश्मीर के अंदर। जी गौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी खासकर जैसे ऑलरेडी पेशगोई थी 29 को एक फीबल WD के कारण मौसम थोड़ा सा अबरालूद रह सकता है। चंद एक खासकर बालाई इलाके नॉर्थ कश्मीर के अंदर या सेंट्रल कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं यहाँ पे हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। कोई सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन नहीं होगा लेकिन हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। और मैदानी इलाकों के अंदर खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के चंद मैदानी इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी कोई सिग्निफिकेंट कोई स्नोफॉल या रेनफॉल का फोरकास्ट नहीं है कमिंग डेज में भी। और लगभग 7-8 नवंबर तक मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ सुबह शाम जो मिस्ट और उसके साथ शालो फॉग ये थोड़ा सा रहेगा और आने वाले दिनों में
इसका जो शिद्दत है वो बढ़ सकता है, क्योंकि कोई वेट स्पेल नहीं हो रहा है और काफी कई दिनों से जो है मौसम अभी खुश्क चल रहा है। तो ओवरऑल बारिश या बर्फबारी के हवाले से फिलहाल 8 नवंबर तक कोई मेजर फोकास्ट नहीं है। आज जो है चंद एक जगहों पे खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और चंद एक मैदानी इलाके खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के मैदानी इलाकों के अंदर हल्का बूंदाबांदी या हल्की बारिशें हो सकती हैं। मुख्तार साहब ये भी बताइएगा टेम्परेचर किस तरीके का रहेगा, क्योंकि जो सयाह आना चाहते हैं तो क्या उन्हें गर्म मलबूसात लेके आने पड़ेंगे या रूटीन में चल सकता है अभी? जी, अभी जो डे टाइम टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 24, 25, 26 के आसपास रहेगा। बाकी जो सुबह शाम जो दर्जा है इसमें ग्रेजुअल फॉल दिख रहा है पिछले कई हफ्तों से, और +5, +6 के आसपास रहने के चांस आने वाले दिनों में भी। अब विद टाइम ग्रेजुअली जो है विंटर वैसे भी अप्रोच कर रहे हैं, विंटर की ओर हम बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली, तो जो दर्जा है इसमें भी ग्रेजुअल फॉल के चांस है, लेकिन कोई ड्रास्टिक फॉल के चांसेस बहुत ही कम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के। फिलहाल मौसम का मिजाज किस तरीके का रह सकता है? डॉक्टर मुख्तार बता रहे थे कि फिलहाल दर्जा हरारत दिन में थोड़ा सा बेहतर रहेगा, सुबह शाम आपको ठंड लगेगी, यानी ऑफिशियली दस्तक सर्दियों की हो चुकी है। इधर कश्मीर सूबे के अंदर जो हम बता रहे हैं कि मेहमान परिंदों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों से जो तस्वीरें सुबह सुबह पहुंची वो बताती हैं कि जो एक कदीम रिवायत है और कश्मीर के साथ एक पुराना जो ताल्लुक है इन बर्ड्स का या इन मुहाजिर परिंदों का, वो सदियों पुराना ताल्लुक का एक बार फिर से ये तस्वीर आपके सामने वो पुराना ताल्लुक बरकरार रखा है। और दूसरी बात ये इस बात की भी अक्कासी करते हैं कि सरमा की इब्तिदा के साथ ही आप कश्मीर सूबे के मुख्तलिफ झीलों पर, मुख्तलिफ जो आबी ज़खायर हैं या आबी पनागाहें कह लीजिए, उन मकामात पर ये लाखों की तादाद में परिंदे डेरा डालते हैं। और झीले डल और आसपास की तस्वीरें आप देखेंगे नगीन या मुख्तलिफ हिस्सों में जो मुलाका इलाके हैं आबी पनाहगाहों में, ये तो अभी बहुत कम तादाद है, शुरुआत है। आइंदा दिनों में जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये तादाद लाखों में होती चली जाएगी। और मुबसरीन अपने अपने हिसाब से इसको लिखते हैं, या वो तमाम लोग जो कश्मीर की तारीख को या मौसम को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं, लिखते रहे हैं, वो इसको मुख्तलिफ ममालिक के साथ जोड़ते हैं कि ये जो एक कदीम रिश्ता है या रिवायात के साथ भी इसको जोड़कर देखा जाता है कि चीन, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों से या फिर जो जुनूबी हिस्से हैं भारत के, उन इलाकों से मुख्तलिफ अक़साम के जो परिंदे हैं, एक तो वो कश्मीर सूबे का रुख करते हैं, दूसरा ये वो मेहमान परिंदे जो कश्मीर सूबे के अंदर मार्च और अप्रैल तक आपको नजर आएंगे और मई से पहले पहले गायब हो जाएंगे, वो रिवायत भी आपको बरकरार नजर आएगी। और दूसरी बात ये कि खूबसूरती में भी चार चांद आबी पनागाहों पर या इन इलाकों के अंदर लगाते हैं जहां पर किसी भी किस्म के इन दिनों में ख़ास तौर से सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑफिशियली जो हम कह रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है उसकी, एक ये जो मुहाजिर परिंदों का कश्मीर सूबे के अंदर आमद या सिलसिला शुरू होना बताता है कि मौसमियाती तब्दीली हुई है और आइंदा दिनों में क्या सूरत हाल रहने वाली है। इशफाक, चलिए जनाब अब बढ़ते हैं जी आगे। ज़रा मौसम की मिजाज की बात हो रही है तो ज़रा आपको साउथ कश्मीर भी लिए चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तस्वीरें कुछ खूबसूरत आ रही हैं और कुछ अहम बातें भी हो रही हैं, क्योंकि मुसलसल खुश्क मौसम चल रहा है और इस खुश्क मौसम के बीच पैदावार पर भी फ़र्क पड़ रहा है। चाहे अब वो सैफ़रॉन की पैदावार की बात करें तो ये जो मुसलसल प्रोडक्शन ऑफ सैफ़रॉन है उस पर भी असर सूबे के अंदर, चूंकि आप सब जानते हैं जुनूबी हिस्से के अंदर जहां पर ज़ाफ़रान की काश्त होती है और इन दिनों जो पिछले आप देख रहे हैं 3 हफ्तों से खुशहाली की वजह से भी कुछ एक मकामात पर हमने देखा है कि जहां दीगर मकामात पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं, ज़ाफ़रान की काश्त करने वाले लोग भी 2 तरह की मुश्किलात से नजर आए। एक तो शायद तवक्को या उम्मीद ये थी कि जब इंतज़ामी सतह पर नाकामियाँ हाथ लगती हैं, जब मुकम्मल तौर पर पानी इन इलाकों के अंदर नहीं मिल पाता, ख़ास तौर से काश्तकारों की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो सकती, ऐसे में इन सहूलियात के फुकदान के बीच शायद मौसम अगर तब्दील हो तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन इस साल आप देखेंगे तो कश्मीर सूबे के अंदर जहाँ पर इकॉनमी में भी एक कलीदी किरदार है या आप कह लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस बार सैफ़रॉन का या ज़ाफ़रान का,
इसके अलावा वो तमाम लोग जो हजारों की तादाद में हैं वो काम छोड़कर किसी मुतबादिल तरीके को ना अपनाएं, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं क्योंकि इनकी रोजी रोटी का भी निसार इस पर है। और मुख्तलिफ वजूहात आज के वक्त में नजर आती हैं। एक तो ये कि ड्राई स्पेल वो तो अपनी जगह एक परेशानी रही है, कभी कभार उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। दूसरी तरफ जो इरिगेशन का एक सिलसिला है जिसकी वजह से पानी की ज़रूरियात इन काश्तकारों की जो ज़ाफ़रान की खेती के साथ या काश्त के साथ तवील बरसों से या एक तवील अरसे से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के मुताबिक गुज़श्ता कुछ माह के दौरान या फिर अगर पिछले कुछ सालों के दौरान आप देखेंगे तो आदादो शुमार से पता चलता है कि ज़ाफ़रान की काश्त में कमी हुई है। इसकी कमी की पीछे को जब वजूहात को या असबाब को जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि मौसमियाती तब्दीली अपनी जगह एक परेशानी हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो इंतज़ामी सतह पर इक़दामात उठाने की ज़रूरत थी, बदकिस्मती से वहाँ पर इन ज़रूरियात को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि 2013 और 14 के बाद के आप फिगर्स देखेंगे तो मुसलसल जब आप सालाना आप देखते हैं कि कहां पर कितने किस एरिया के अंदर काम हुआ तो पता चलता है कि काश में थोड़ी सी कमी पिछले सालों के मुकाबले दर्ज की गई है। हमारे साथ जनूबी कश्मीर से इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं हमारे नुमाइंदे आदिल। बताइएगा, इस वक्त ये जो ज़ाफ़रान की काश्त करने वाले लोग हैं या इस काम से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी रोजी रोटी या रोज़गार इन्हिसार करता है इस काम पर, दौरे हाजिर में सबसे बड़ी मुश्किल जो हमारी नॉलेज में है कि इरिगेशन के ताल्लुक से है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के ताल्लुक से है, और वो जो शिकायतें अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाई गई और सैफरॉन मिशन चंद बरस कबल एक शुरू किया गया था वो भी इन कमियों की वजह से अधूरा रहा है। और जुनूबी बेल्ट के अंदर जहाँ पर ये काम सबसे ज़्यादा होता है वो इलाका या खित्ता सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। बिल्कुल आसिफ, अगर हम सैफरान के हवाले से बात करें तो एक अहम जो कैश क्रॉप है इसको माना जाता है और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो फैमिलीज है वो इस सनत से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम इसकी प्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो अगर साल 2010 से 23 तक अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। उसके काफ़ी जो रीजंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अहम है वो जो माहौली तब्दीली यानी एनवायरमेंटल जो चेंजेस है वो इस सबसे ज़्यादा इसमें फैक्टर प्ले कर रहा है, क्योंकि वक्त पर बारिशें ना होने की वजह से भी जो सैफरॉन की प्रोडक्शन इसमें कमी आ रही है। साथ में जिस एरिया में सबसे ज़्यादा सैफरॉन की पैदावार की जाती है यानी पामपुर एरिया या जो करेवाज है वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 से ज़्यादा जो सीमेंट फैक्ट्रियाज है उनकी पोल्यूशन से उसकी वजह से भी इस पे जो प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ा है। साथ ही में जो सरकार के अगर हवाले से बात करें तो उन्होंने सैफरॉन की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए नेशनल सैफरॉन मिशन एक इनिशिएटिव लाया था, जिसके अंतर्गत कई सारे जो इनिशिएटिव्स लिए थे गवर्नमेंट ने, जिसमें इरिगेशन जो सप्लाई है उसको यकीनी बनाना, हाई यील्डिंग सीड्स जो है वो फराहम करना फार्मर्स को, या जो बाकी जो डंपिंग कलेक्शन डंप्स है या कलेक्शन सम्प्स है जिसको हम कहते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना, यानी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे ताकि इसको बूस्ट मिले। लेकिन अगर उसके हवाले से बात करें फिलहाल ज़मीनी सतह पे वो पूरा अमनाया नहीं जा रहा है। साथ ही में एक सैफरॉन जो इसको बूस्ट करने के लिए पामपुर के अंदर दुस्सू पामपुर के अंदर एक बिल्डिंग भी बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है सैफरॉन पार्क। वहाँ पे भी कई इनिशिएटिव लिए थे ताकि जो रोज़ बरोज़ मसाइल है फार्मर्स के, सैफरॉन फार्मर्स, उनको सुनाया जाए, उनको एड्रेस किया जाए, क्या मुश्किलात है, कहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है ताकि सैफरॉन की पैदावार को बढ़ाया जाए। लेकिन जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है यानी एग्रीकल्चर है, जो सुकास्ट है, फिलहाल उनकी जो कोशिश है वो फिलहाल नाकाम होती जा रही है, क्योंकि आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 10 सालों के अंदर 67% जो प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिल रही है सैफरॉन में। लेकिन इस बीच कहीं पे अगर हम बात करें तो 2 से 4% जो सैफरॉन की कल्टीवेशन है या जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना भी नहीं जितना इस वक्त होना चाहिए। जी आसिफ, तो सबसे बड़ी परेशानी क्या हम ये माने कि जो लिफ्ट इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम यहाँ पर देना था वो वक्त पर नहीं चल पा रहा है और कुदरत के बल पे ही सारा चल रहा है, ने मौसम का मिजाज हो, बारिशें हो तो तब जाकर ये पैदावार बनेगी, और जो कहा गया था कि ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई वो टाइम पर नहीं चल रही है, क्या वो आज भी डिफंग है? बिल्कुल गौर, पहले हम आपको याद दिलाएंगे जो नेशनल सैफरॉन मिशन है उसमें 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी, यानी स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम और लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, या जो बाकी इरिगेशन के टूल्स है वो फराहम करना। लेकिन
इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी है, यानी जो इसमें सबसे अहम इंपॉर्टेंट रोल करता है इसकी प्रोडक्शन में, लेस प्रोडक्शन में, वो है इरिगेशन की। अगर हम लिफ्ट इरिगेशन की बात करें तो वो भी नाकारा है, क्योंकि ये करेवा एरियाज में सबसे ज्यादा 80-90% जो इसकी कास्ट की जाती है वो करेवा एरिया है, तो वहाँ पे इरिगेशन को यकीनी बना सबसे अहम रोल प्ले करता है। लेकिन वहाँ पे ना ही इस वक्त इरिगेशन सिस्टम के जो यानी लिफ्ट इरिगेशन या जो बोरवेल है या जो ट्यूबवेल्स है, वो इस वक्त वहाँ पे इतने नहीं है जितने होने चाहिए, जिसकी वजह से इसमें काफी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि अब जो कुछ इंस्टीट्यूट लिए हैं कि जो कैनालों के जरिए जो पानी है उसको मैसर करना, लेकिन वो उतना कारगर साबित नहीं हो रहा है जितना इस वक्त उसको होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि मौसम का मिजाज अभी मुसलसल इसी तरीके का रहेगा। डॉक्टर मुख्तार बता रहे थे मेहमान परिंदे आ चुके हैं, लेकिन साथ साथ जब हम सैफरॉन की बात कर रहे हैं जो एक अहम तरीन क्रॉप मानी जाती है, और ये सैफरॉन पूरी दुनिया के अंदर अपना मुनफरिद मकाम रख रहा है, लेकिन पैदावार में कमी हो रही है। सैफरॉन मिशन का इनकाद किया गया, सैफरॉन मिशन को इन्फोर्स किया गया, लेकिन मिशन पूरी तरह से कामयाब हो उस ज़िमन में अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बड़ी खबर पर आएंगे, क्योंकि मामला उस झड़प का है जो कल सुबह शुरू हुई थी। इसी प्रोग्राम में हमने आपको अपडेट किया था, उस हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर आला कल जलाल में थे, और ये जलाल वाली बात क्या थी, इसे किस तरीके से देखें, इस पर तजिया तबसरा ज़रूर करने की कोशिश करें। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं दोनों बड़ी खबरों पर।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते आगे और बात करते हैं उस झड़प की जो कल इसी वक्त शुरू हुई थी और तकरीबन मुसलसल 12 घंटे तक ये सिलसिला चला। रात को हॉल्ट हुआ और दोबारा से आज वो ऑपरेशन शुरू हुआ है। ऑपरेशन अखनूर का आज दूसरा दिन है। भटकल इलाके के अंदर ये ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस बात की तस्दीक की कि एक मिलिटेंट को मारा गया है और तस्वीरें भी कल रात देर गए एक मिलिटेंट की हथियार समेत जो ड्रोन से तस्वीर ली गई थी उसे मीडिया के साथ शेयर भी किया गया। ताहम आज दूसरा दिन है ऑपरेशन का और कल रात देर गई हमने देखा कि इजाफी दस्ते जो पैराट्रूपर्स के थे, कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, एनएसजी के थे और स्पेशल ग्रुप के थे, उन्हें तायनात कर दिया गया। न सिर्फ इतना तायनात कर दिया गया बल्कि BMP-2 कॉम्बैक्ट व्हीकल पहली बार ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं कि BMP-2 कॉम्बैक्ट व्हीकल ये रूस की तैयार करदा व्हीकल है। इसे पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है और जम्मू प्रोविंस के अंदर ये ऑपरेशन जो कल शुरू हुआ इसको पहली मर्तबा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। कल जहाँ एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आई, वहीं पर फौज के खसूसी दस्ते के कुत्ते को भी कल मिलिटेंटों की तरफ से गोलीबारी जो हुई थी उसमें वो जद में आया था, बाद में वो हलाक हुआ है, जिसकी तस्दीक खुद फौज की तरफ से भी की गई। जहां एनएसजी कमांडोज को लगाया गया है, पैराट्रूपर्स को लगाया गया है, वहीं पर सिक्योरिटी दस्तों ने तमाम खारजी रास्तों को सील कर दिया है। यानी वो रास्ते जो बाहर आते हैं उन्हें सील कर दिया गया है और तमाम मुश्तबे अफराद से भी जो है वो पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। याद रखिएगा कल सिक्योरिटी एजेंसीज की व्हीकल्स जा रही थी, आर्मी की व्हीकल जा रही थी, जिस भी 3 से 4 मिलिटेंटों ने फायर खोला, जिसके नतीजे में एक एम्बुलेंस गाड़ी जो फौज की थी वो जद में आई, जिसके नतीजे में ये एनकाउंटर जो है कल इसी वक्त शुरू हो गया था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस DIG कठुआ रेंज वो इस वारदात को देखते हुए कल मौके पर ही पहुंचे थे। ताहम अब की जो खबर है कि इजाफी दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं, स्पेशल पैराट्रूपर्स तैनात कर दिए गए हैं, एनएसजी कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं और पहली मरतबा BM-2 कॉम्बैक्ट व्हीकल जो है इसे भी तैनात कर दिया गया है। रूस की तरफ से ये BM-2 व्हीकल बनाई गई थी और इन्फेंट्री जो कॉम्बैक्ट व्हीकल्स हैं इनमें इसका एक अच्छा मकाम माना जा रहा है, एक स्पोर्टिव व्हीकल मानी जा रही है और इसी व्हीकल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सुबह से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नाके लगाए गए हैं, अंदर बाहर आने की किसी को इजाज़त नहीं है और ये जो मुश्तबे इलाका है जहाँ पर यह माना जा रहा है कि यहाँ पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, कुछ जंगल का इलाका है, थोड़ा सा रिहायशी इलाका है, इसलिए ऑपरेशन को काफ़ी एहतियात के साथ आगे बढ़ा रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और इस तरीके से आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है। शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, अपडेट करें। कल कंटिन्यूसली हम पूरे दिन इसको अपडेट करते रहे, कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई जिसके बाद पुलिस को बाज़ाब्ता तौर पर ट्विटर पर आकर ये कहना पड़ा सोशल मीडिया साइट पर कि ये तस्वीरें यहाँ की नहीं है। बाद शाम होते हुए एक तस्वीर ज़रूर जो ड्रोन से ली गई जहाँ पर यह लग रहा था कि एक मिलिटेंट मारा गया और बाद में फिर सिक्योरिटी एजेंसी ने इसकी तस्दीक भी की कि हाँ एक मिलिटेंट मारा गया है। अभी क्या कुछ डिटेल्स है, ऑपरेशन किस मोड पर चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है और एडिशनल इन्फोर्समेंट जो है वो वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल वहाँ पर जो है वो भेजे गए हैं। कल ही एनएसजी कमांडोज वहाँ पर जो है वो भेजे गए थे, लेकिन देर रात यानी कि शाम होते होते इसको हॉल्ट करना पड़ा क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत परेशानी 7 से 8 बजे के करीब जो है वो उसे हॉल्ट करना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि हॉल्ट करने के बाद भी वहां पर जो है वो एंटी क्लॉक घेराबंदी की हुई थी ताकि उस घेराबंदी को तोड़कर आतंकवादी जो है वो बाहर ना निकले, क्योंकि उसी के साथ जो है वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट एरिया, जंगल का इलाका है, तो वहां पर वो जाकर ना छिप जाए, तो इसको लेकर पूरी तरीके से एंटी क्लॉक का घेराबंदी करी हुई थी। और आज सुबह सवेरे ही करीबन 7 बजे के करीब जो है वो दोबारा से ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया और अभी भी जिस प्रकार से यानी कि जैसे ही ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया वहां पर जो है वो ओपन फायर होती है, हैवी फायरिंग जो है वो शुरू होती है और अभी भी रुक जो है वो आवाजें सुनाई दे रही है। और आपने BMP का जो है वो यहाँ पर जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि BMP-2 टाइप एक ऐसा वाहन है यानी कि इसका जो इस्तेमाल यहाँ पर बिल्डिंग में 2 आतंकवादी जो है वो छिपे हुए हैं और वो बेसमेंट में छिपे हुए हैं, तो वो पूरी तरीके से उसे उखाड़ने के लिए जो
वहाँ पर बंकर है वो उखाड़ा नहीं जा रहा है, जिसके चलते इन व्हीकल का, इन टैंक का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, इन्हें उखाड़ा जाएगा और उसके बाद इन दो आतंकवादियों को जो है वो मार गिराएगा। और अभी इस समय रीइंफोर्समेंट अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो वहाँ पर तैनात है और पूरी तरीके से घेराबंदी कर रखी हुई है और अभी भी रुक रुक कर जो है वो गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। शिल्पा, कुछ एजेंसियां जिनमें पीटीआई भी है और कुछ और एजेंसियां वो ये चला रही है कि ये जो झड़प है इसमें दूसरा मिलिटेंट भी मारा गया है। क्या आप ग्राउंड पर कंटिन्यूसली कल से है, क्या इस बात की इत्तला सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से दी गई है कि दूसरा मिलिटेंट मारा गया है? अभी देखिए, इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन जो ग्राउंड सोर्सेज हमें बता रही है कि दूसरे आतंकवादी को भी इसी समय मार गिराया है, क्योंकि सुबह सवेरे जब 7 बजे ऑपरेशन रिज्यूम होता है उसके कुछ समय के बाद ही हैवी फायरिंग यानी कि ओपन फायर होता है आतंकवादियों के द्वारा, दोनों तरफ से गोलाबारी का सिलसिला जारी होता है। हैवी फायरिंग उस समय देखने को मिली और उसी फायरिंग के बीच जो है वो उसी दूसरे आतंकवादी को मार गिरा। लेकिन इसको लेकर अगर ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात करें तो फिलहाल कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने कल हमने देखा था कि शाम को सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से फायर खोला गया यहां से और वो इंतजार इसमें थे कि शायद वहां से रिटेलिएट हुए। कल रिटेलिएट नहीं हुआ, वापस फायर नहीं हुआ, तो क्या हम ये माने आज जब ये नई व्हीकल्स का यूज किया गया, कुछ नए एडिशनल ट्रूप्स लगाए गए, तो उसके बाद आज रिटेलिएट वहां से हुआ, जिसके बाद ये दूसरा मिलिटेंट मारे जाने की भी इत्तला आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस टैंक का जो उपयोग करना है यानी कि जिस प्रकार से बंकर को जो है वो उड़ाना है, कहीं ना कहीं आतंकवादियों को भनक लग गई होगी और जिसके चलते उन्होंने जो है वो वहां से ओपन फायर किया और यहाँ से भी गोलाबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहा, जिसमें तो दूसरे आतंकवादी को जो है मार गिराने की जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उसे मार गिराया है, तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल भी होना जो है वो शुरू हो चुका है। ये इमारत कौन सी है, कुछ कंफर्मेशन हुई है? क्योंकि जहां तक हम जानते हैं इसे ये आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है और आसपास चूंकि दोनों तरफ से बड़े इंपॉर्टेंट रास्ते भी जाते हैं, बॉर्डर भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो बीच में इमारत का कोई हिस्सा, क्या कोई आर्मी की पुरानी बिल्डिंग है, कोई सिविलियन बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, और फिर बीच में से जहाँ से टैंक्स को गुजर कर जाना है वहाँ पर भी दोनों साइड पानी वाला रास्ता है, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है जो ये क्या बताई जा रही है? देखिए, ये मंदिर है, वही प्राचीन मंदिर है शिवसाना टेम्पल, ये वही प्राचीन मंदिर है जहाँ पर आतंकवादी जो है वो छिपे हुए थे और उसके बाद आतंकवादियों ने शरण जो है वो बेसमेंट में ली। सबसे पहले जो बच्चों ने जो है वो देखा था उन आतंकवादियों को, उसके बाद वो बेसमेंट में जाके छुप गए। तो वो यही प्राचीन मंदिर है जहाँ पर इस समय बेसमेंट में जो है वो दो जिस प्रकार से एक आतंकवादी को जो है वो मार गिराया और अभी जो है वो एक आतंकवादी बताया जा रहा है इस बेसमेंट में छुपे हुए। इसके अगर आसपास के लोकेशन की मैं बात करूँ तो देखिए वाटर बॉडी भी है, साथ ही साथ फॉरेस्ट का इलाका भी है और एलओसी भी बिल्कुल नजदीक है। तो इसी को लेकर जब शाम हुई, जब रात जो है वो ढलना शुरू हो गई, तो वहां पर एंटी क्लॉक जो है वो घेराबंदी कर दी ताकि इस घेराबंदी को तोड़कर ना वो जंगल की तरफ भाग सके ना ही वो एलओसी की तरफ भाग सके। इसको लेकर पूरी तरीके से जो है वो घेराबंदी कर दी गई थी और अभी भी बेसमेंट में जो है वो आतंकवादी छुपे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा डिटेल्स देने के लिए। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, दूसरे दिन में ऑफिशियली दाखिल हो गया है और 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की कंफर्मेशन पुलिस या आर्मी अथॉरिटीज़ करेंगी, लेकिन अभी तक की जो डिटेल्स हैं फिलहाल इसमें एक मिलिटेंट जो कल कंफर्मेशन हुई थी, दूसरे की अभी तक डिटेल सामने नहीं आई। ये तो सलामती के एतबार से जो अहमियत की हामिल खबरें थी आपके सामने रखी। अब खबरें ज़रा बात जम्मू कश्मीर सरकार की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इन दिनों हुकूमत को आप कह सकते हैं कि 2 हफ्ते मुकम्मल हुए हैं, लेकिन हुकूमत आइंदा क्या करेगी, हिकमत अमली क्या है, ये अब तक का जो चीफ मिनिस्टर का या उनकी काबीना का काम है, इशफाक इससे एक तरह की तस्वीर लगभग क्लियर हो रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दिल्ली का दौरा मुकम्मल हुआ था और दिल्ली के दौरे के फ़ौरन बाद जब वो श्रीनगर पहुंचे तो थोड़ा सा सोशल मीडिया से वो दूर रहे, लेकिन कल जब एक तकरीब श्रीनगर के अंदर थी तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उनके सामने थे, काबीना के वज़रा उनके सामने थे, तो बात उमर अब्दुल्ला की तरफ से सामने रखी गई है कि मौजूदा निज़ाम आर्जी निज़ाम है, यानी जो यूनियन टेरिटरी का निज़ाम है प्रेजेंट फेज़ जो है ये टेम्प्रेरी है, यूटी स्टेटस बिल्कुल टेम्प्रेरी है और जो लोग यहाँ पर इस निज़ाम का गलत फ़ायदा उठाकर आवाम को मुश्किलात में दो चार करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आला की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। न सिर्फ यहाँ पर वो रुके बल्कि उन्होंने कहा कि उनकी जो कमिटमेंट ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है उस पर वो किसी भी कीमत पर कमर बस्ता है, उस पर उसे वो किसी भी तरीके से वो पूरा करेंगे। और जो ये समझ रहे हैं कि ड्यूअल कंट्रोल है, आधा कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, आधा कंट्रोल चीफ मिनिस्टर के पास है, ये पूरा सिस्टम जो है ख़त्म होगा और एक मुकम्मल और मजबूत रियासत जम्मू कश्मीर की होगी
और उन्हें इस बात का भरोसा दिल्ली से दिया गया है। उन्होंने कहा कि आला सतही मीटिंग जो दिल्ली के अंदर हुई है उसमें इस बात का भरोसा दिया गया है कि ये तमाम निज़ाम आर्जी है और मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, और जब ये होगा तो उस वक्त फिर उन अफसरों का क्या हाल होगा। सीएम की तरफ से वुज़रा और सेक्रेटरीज को ये साफ कर दिया गया कि जो ओथ यानी हल्फ वफादारी हम आज ले रहे हैं, चूँकि कल पूरा हफ्ता जो है वो विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तौर पर था और कल हर जगह हमने देखा कि हल्फ लिया गया कि हम इसके खिलाफ काम करेंगे, तो कल उमर अब्दुल्ला ने इन ख्यालात का इजहार जो है वो किया है। उमर ने किस तरीके से और किस बॉडी लैंग्वेज के तहत ये बात सामने रखी, ज़रा फटाफट से पहले आप इसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा और फिर ज़रा आगे इस पर गुफ्तगू भी करते हैं। Some may feel that they can exploit this system to their advantage, that they can find loopholes in this system that we have in J&K at the moment. But please rest assured, this is very much a temporary phase. I have just come back from very successful meetings in Delhi. I have received assurances at the highest level that the commitments made to Jammu and Kashmir, particularly with regard to our governance model, will change. And therefore, if there is anybody who believes that somehow the fact that we are a UT will shield you from the consequences of practices that go against this pledge, please remember, the shield may last temporarily, but it is only temporary. And that once full statehood is restored to Jammu and Kashmir, there will be no loopholes to exploit or any advantages to be taken by playing one against the other. And therefore, if I am dishonest in my conduct, I can't expect my cabinet ministers to be honest. If I can't expect them to be honest, they can't expect you. And if we can't expect you to be honest, we can't expect your subordinates. And therefore, it starts with me. I aim to lead by example. I intend my honorable cabinet colleagues to follow that example. And in turn, I expect you to follow the example they set and your subordinates to follow your example. Ordinarily, I would tell you in no uncertain terms that there is zero tolerance for this. And as far as I'm concerned, there is. But I'm also acutely aware that we have, unfortunately at the moment, a rather hybrid system of operating. उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरा ख़त्म करने के बाद दिल्ली दौरा कैसा रहा बातों बातों में ये भी बता दिया, और मुलाकातों के दौरान आला सतही जो मुलाकातें हुई हैं मरकज़ी क़यादत के साथ, जिसमें वुज़रा थे, वज़ीर आज़म थे, वज़ीर दाखिला थे, कहा गया कि यकीन दिलाया गया कि जम्मू कश्मीर में ये जो अभी गवर्नेंस का मॉडल है ये मुकम्मल तौर पर तब्दील होगा, यानी रियासती दर्जे की बहाली की तरफ एक मस्बत पेशरफ्त होगी, इसकी तरफ इशारा किया। दूसरी बात ये कि जहां पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 की शुरुआत हुई है, 3 नवंबर 2024 तक ये प्रोग्राम चलना है। इस एक हफ्ते के दौरान ही नहीं, पूरे साल आपको कैसे काम करना है, जवाबदेही और निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाने पर जहां जोर दिया, वहीं बातों बातों में तमाम अफसरान पर जोर देकर ये भी कहा कि जवाबदेही यकीनी होगी। ये जो ड्यूल सिस्टम है, इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि जवाब किसी को ना देना पड़ेगा। तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो दिल्ली के अंदर डेलिब्रेशंस हुई उसका नतीजा एक तो वो, और दूसरा कल इंपॉर्टेंट मीटिंग उस दौरे के ख़त्म होने के बाद इसमें ये तमाम बातें कही गई। लगभग ये पहली बार इस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब से वज़ीर आला बने कि जनाब क्या कुछ हुआ है, और इशारों में एक पैगाम देने की कोशिश डाउन द लाइन दी है उमर अब्दुल्ला ने कि किस तरीके से सिस्टम बहुत जल्द बदल सकता है और रियासत का दर्जा बहाल हो सकता है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा आज के दिन की भी करते हैं, क्योंकि आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया था, और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से श्रीनगर के अंदर थोड़ी देर पहले रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया था, और जो मुकम्मल हो गई है। रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से SKICC के नज़दीक बनाए गए पोडियम से हरी झंडी दिखाकर रन को चलने की इजाज़त दी, इस दौड़ को रवाना किया, और उसके फ़ौरन बाद जो ट्रैफिक रेगुलेशंस थी उसे भी इन्फोर्स किया गया
था ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। ताहम पुलिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि दौरान इमरजेंसी अगर किसी गाड़ी को चलना होगा तो उसे बाज़ाब्ता तौर पर एलो भी किया जाएगा। तो ये तस्वीरें सुबह सुबह SKICC के आसपास जहाँ पर ठंड भी जोरों पर थी, लेकिन उसके बावजूद ही रन फॉर यूनिटी में काफ़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, सूबाई कमिश्नर भी मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने उमर अब्दुल्ला जब पहुंचे थे मंच पर उस वक्त और उसके बाद से अब तक, चूंकि अब से थोड़ी देर पहले झंडी दिखाकर इसको रवाना भी किया जा चुका है, प्लेज भी ली गई है। तमाम लोग जो इस रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पूरे मुल्क के अंदर ये एकता दिवस के तौर पर आज का दिन मनाया जाता है और इस दिन पर दिल्ली में जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी रेस का जब इनेकाद हो रहा था तो वहां पर उन्होंने झंडी दिखाकर रवाना किया। तो अब से थोड़ी देर पहले श्रीनगर के अंदर वज़ीर आला ने इस रेस को झंडी दिखाई। जो रेसर्स हैं उसमें मकामी तलबा और तालिबात हैं, सिविल सोसाइटी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और इंतजामिया के अफसरान भी वज़ीर आला के साथ आपको नजर आ रहे होंगे। ये तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की रेस है जो थोड़ी देर बाद आप ऑफिशियली कह सकते हैं कंक्लूड हो जाएगी, लेकिन एक वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश कि निज़ाम ज़िंदगी ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन तंदुरुस्त जीवन या जिंदगी गुजारने का भी एक पैगाम इन प्रोग्रामों के जरिए दिया जाता है। बात जरा उन लोगों की आपको सुनाएंगे हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल से, जो इस तकरीब का या रेस में शामिल होने के लोग सुबह सुबह पहुंचे। मेरा नाम साहिबा है। साइमा है। साहिबा कहाँ से आई आप? मैं नेहरू पार्क से। नेहरू पार्क से है। अभी यूनिटी फॉर रन फॉर यूनिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जब सुना ऐसा प्रोग्राम हो रहा है तो रात से इंतजार हो रहा था? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहोगे जो लोग घर पे बैठ के बिस्तरे में सुबह सुबह सोते हैं, आलसी लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हैं? मैं उनसे कह रही हूँ कि नहीं, आ जाओ, देखो कैसा क्या है। बाहर निकल के इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। अंदर रहने से, घर में रहने से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जब बाहर हम देखते हैं कैसे लोग हैं, बहुत से आगे मुलाकात हो जाती है। बहुत बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? जैनब, आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके साथ पूरा ग्रुप आया हुआ है जी। तो आज आप भी दौड़ेंगे? रनिंग पसंद है आपको? जी। हाँ? तो क्या मैसेज देंगे आप इस प्रोग्राम से लोगों को? यही कि आगे आइए, अपना मतलब टैलेंट शो कीजिए, जिसके अंदर हर किसी के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन कोई मतलब शाय होता, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आगे आए। आजकल लड़कियां आगे बढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई में नाम कमा रही है, स्पोर्ट्स में नाम कमा रही है, कुछ बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, क्या कहोगे उनके? मैं उनको यही बोलूंगी कि आइए, वो स्पोर्ट्स मतलब ड्रग्स से दूर रखता है, इसलिए मेरी सबसे यही उम्मीद है ड्रग्स से दूर रहिए और स्पोर्ट्स की तरफ। आपका नाम क्या है? इनसे बात करेंगे। मुस्कान, बताइए योर मैसेज फॉर रन फॉर यूनिटी। खेल अच्छा सबके लिए है कि हम पार्टिसिपेट करें, सबके लिए अच्छा, फिटनेस के लिए भी, सबके लिए। सुबह सुबह सोए होते इसलिए बेहतर है कि श्रीनगर के अंदर रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम या रेस जो है वो थोड़ी देर पहले शुरू हुई थी, अब ख़त्म हो रही है। इसके बाद ज़रा ख़बरों पर ब्रेक लगाते हैं और उस मौजू की तरफ चलते हैं जो हमने सर फहरिस्त रखा है या हमारी तरजीहात में शामिल हैं। मंशियात मुखालिफ कैंपेन 2.5 से 3 महीने तक हमने प्रोग्राम चलाया, आप लोगों के तासुरात आए, आपके जो सवालात थे, आपका फीडबैक आया, उसके लिए हज़ारों मरतबा इजहार तशक्कुर। लेकिन अब उन बच्चियों या उन नौजवानों की बात इस प्रोग्राम में जिसका आज तीसरा सेगमेंट है। परसों इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो मुख्तलिफ शख्सियात को दावत देने का सिलसिला भी इस प्रोग्राम में जारी और सारी रहेगा। आज भी इस प्रोग्राम को इशफाक हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, बात इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात हमारी बहनों की है, बेटियों की है और भाइयों की है। उन बहनों, बेटियों और भाइयों की है जिनकी उम्र उस हद तक आ गई है कि उनकी शादी होनी चाहिए थी, उनकी निकाह होने चाहिए थे, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। अब ये जब हो नहीं पा रहे हैं तो ऊपर से लगता है कि जनाब ऑल इज़ वेल, हो जाएंगे, टाइम हो जाएगा। लेकिन जब आप हद उम्र को पार करते हैं, यानी अबोव द 50 भी चले जाते हैं और शादियां नहीं होती है, तो तब जाकर ये एक बड़ा सवाल बनता है। और जब ये सवाल बनता है तो पता लगता है कि 50,000 से ज़्यादा फिगर हमारा सिर्फ सूबा कश्मीर, और जिनमें सिर्फ श्रीनगर की जब आप बात करेंगे 15 से 20 हज़ार तक का फिगर एक है, टेंटेटिव फिगर है जो मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से कंपाइल किया गया है कि ऐसी बेटियां हमारी हैं जिनकी शादी होनी थी, नहीं हो पाई। वजूहात 2-3 है। एक, जो निज़ाम हमने अडॉप्ट किया शादियों का वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गरीब अब शादी करे कैसे, एक बड़ा सवाल है।
फिर दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि माशती मामला, जो फाइनेंशियल सेटअप हमारा है, क्या वो इतना बिगड़ चुका है कि अब बेटी बाज़ाब्ता तौर पर बोझ लग रही है क्योंकि शादियां नहीं हो पा रही है। फिर हमारे भाई भी ऐसे हैं जो उम्र की दहलीज को पार कर चुके हैं, 50 को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक शादियां नहीं हो पा रही है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो हमारे हाथ आई है वो ये बता रही है कि तकरीबन कश्मीर प्रोविंस के अंदर 27 से 32% ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी उम्र 49 to 52 है और ये अभी तक गैर शादीशुदा है, उनकी शादियां नहीं हो पाई है। फाइनेंस का एक बड़ा मामला है, फिर शादियों के जिस तरीके हम इसराफात करते हैं वो तीसरा मसला है, फिर जो फैमिली रिलेशंस अंदर चल रहे हैं, डाइवोर्स है, जिस तरह की चीज़ें हैं, वो एक और फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन खामोश सब हम तमाशाई बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि जब ये पूरा सिस्टम है एक तरफ से देख रहे तो दूसरी तरफ से जो टोटल फर्टिलिटी रेट TRF है वो एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया बहुत कम हो गया है। यानी जब शादियां टाइम पर नहीं होंगी, जब शादियां मुकम्मल वक्त पर नहीं होंगी तो बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। जब बच्चे नहीं पैदा होंगे तो जो तनासुब आबादी का है वो बिगड़ेगा, वो सही तरीके से चक्कर में नहीं चलेगा। यानी जो सेट साइकिल उसका है वो उससे डिविएट हो रहा है और ये भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। लेट मैरिजेस का जहाँ तक ताल्लुक है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है इसमें डाउनटाउन एरिया है श्रीनगर का, और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज चोक हो गए हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल अभी उभर कर सामने आ रही है। फटाफट से ज़रा चंद बातें आपके सामने रखेंगे। मंजूर अहमद वांगलू साहब मारूफ ताजिर भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, इनके पास भी चलेंगे, इनकी बात को भी सुनेंगे। लेकिन फटाफट से ज़रा पहले इन अल्फाज को और इन बातों को ज़रा ध्यान में रखिएगा। जम्मू कश्मीर में गैर शादीशुदा खवातीन की बढ़ती तादाद, बेटियां बेसरो सामानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर, मुआशरे में फजूल खर्ची का बढ़ता रुझान, जहेज और दूसरी गैर जरूरी रसूमात लड़कियों के घर बसाने की राह में हाइल, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल समाजी कामों में बनी हाइल, 50,000 से जायद खवातीन शादी की उम्र की हद कर चुकी हैं पार। मुल्क भर में जम्मू कश्मीर का दूसरा नंबर, 29.1% नौजवान शादी के बगैर। देखा देखी भी एक वजह, हुकूमत मसले से गाफिल। कौन बनेगा बेसहारा नौजवानों का सहारा? इन सवालात का जवाब तलाश करेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में, सिर्फ गुलिस्तान न्यूज में। चलिए अपने मेहमान के पास चलेंगे। ये सवालात वो हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है और हसास भी, इनका जवाब आप भी तलाशिएगा। जब आप टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक रास्ता हमने रखा है जहां आपके जवाबात का हमें इंतज़ार रहेगा। ज़रूर अपनी बात रखिएगा। मंजूर अहमद साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, समाजी कारकुन हैं, वादी कश्मीर से इस वक्त हमें ज्वाइन किए हैं और इस प्रोग्राम में ज़रा इनका भी ओपिनियन, इनकी आरा लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब आज के वक्त में इस अहम और हसास मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो मुआशरे में हर एक शहरी या ज़िम्मेदार नागरिक या ज़िम्मेदार शहरी जो खुद को कहलाता है, सबका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल है और किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव, लेकिन इंपॉर्टेंट रूल से भागा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मंजूर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद प्रोग्राम में कहेंगे आपको इस अहम तरीन मौजू पर जिसमें हम माओं, बहनों, बेटियों और बेटों सबकी बात कर रहे हैं और ऐसे आदादो शुमार, ऐसी रिपोर्ट्स जो शायद होश उड़ाने वाले हैं और कई ऐसी रिपोर्ट्स जो दिखाने लायक भी नहीं है। दौरे हाजिर में जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, बिलखुसूस कश्मीर प्रोविंस, कश्मीर खित्ता और जो सरकारी रिपोर्ट्स जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, क्या आप दाएं बाएं अपने मुआशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने खित्ते के अंदर देख पा रहे हैं और सूरत हाल का मुशाहिदा कर पा रहे हैं मंजूर साहब इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। एक अहम मौजूद ये जो आपने इनिशिएटिव उठाया है इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही सीरियस गंभीर मसला है। आपने जितने भी प्रॉब्लम पिछले 3
जो आपने प्रोग्राम्स किए हैं, चाहे वो ज़रीफ साहब से हो या मुफ्ती साहब से या आज मेरे साथ, तो आपने ज़्यादा तवज्जो, हमारा फोकस प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो तो आप हमें पता है। 50 से ऊपर हमारी बच्चियाँ एज पार कर गई है और कितने खुराफात है क्या है, मगर मसला ये है कि इसके लिए हमें अब हल ढूंढते हैं। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस जी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि मैं अपने से शुरू करूं। जब मैं शुरू करूंगा, जब मैं इनिशिएटिव ले लूंगा, फिर मैं बाकी को क्या था जी। मंजूर साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ, दोबारा कोशिश करेंगे। ये जो आप ग्राफिक जरा एक बार फिर से प्ले कर दीजिएगा, 3-4 चीजें आप इसमें फिर से क्लियर करेंगे, इससे पहले दोबारा ऑडियो क्लियर होगा शायद। मंजूर साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है अभी? ठीक है, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, इससे पहले मैं अगले सवाल पर आऊं। अच्छा, तो दूसरा मैंने जैसे कहा कि मैं कैसे इसमें रोल अदा कर सकता हूँ जी, सोसाइटी कैसे रोल अदा कर सकती है, और यहाँ के उलमाए किराम, यहाँ के स्कॉलर्स वो कैसे रोल अदा करेंगे, ये देखना है हमें। अगर मैं खुद अपने घर से शुरू करूंगा फिर दूसरों तक पहुंचाऊंगा तो इस बात में असर हो जाएगा जी। आज हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं अपनी मिसाल दे दूंगा, अल्लाह के फजल करम से मैंने जब अपनी बेटी की शादी की तो मैंने निकाह मस्जिद में पढ़ाए, 12 आदमियों को वलीमा पर बुलाया और मामला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ। ऐसे ही फिर मेरे जो दोस्त हैं उन तक ये पहुंचा, ये बात मेरी पहुंची। यहाँ पर हमारे जो NGOs है वो इसमें अहम रोल अदा कर सकती। यहाँ जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो इस पे काम कर सकते हैं। महल्ला वाइज हो, यहाँ पर आपस में मिलजुल के हमें इसमें फोकस करना है कि हम कैसे इसको, इस प्रॉब्लम को, इसकी सॉल्यूशंस क्या है। हम देखते हैं कि सरकार 50,000 से ऊपर शायद आजकल वो देते हैं, मैरिज के लिए फंड देते हैं, या आप जो नई सरकार आ रहे हैं उन्होंने वादा किया है कि हम 1 लाख रुपया देंगे। मगर मकसद हमारा, जो मेरा कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरी राय है कि सबसे पहले यहाँ के जो एलीट ग्रुप है या मिडिल क्लास है उनको इस पर दे हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, उनको इस पर सोचना चाहिए कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अपने से शुरू करूंगा। मैं आपके माध्यम से यहाँ पर कैमरे पर कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसे उन शादियों में नहीं जाऊंगा जहाँ खुराफात होंगे, जहाँ पर लोगों की तादाद बहुत होगी, जहाँ पर हम अपना चेहरा दूसरे बार जो यहाँ के गरीब आवाम हैं उनको क्या मुंह दिखाएंगे, हम किस तरह, हम क्या कर रहे हैं, इस समाज में क्या हो रहा है। एक तरफ ड्रग्स है, एक तरफ आप ये देख लीजिए 40-50 साल। मेरे ख्याल में सबसे पहला रोल जो इसमें अदा कर सकता है वो वालिदैन है। वालिदैन को अपने बच्चों को पढ़ाई तो देनी है, आला से आला का पढ़ाई दीजिए, मगर उसके साथ साथ उनको एक काउंसलिंग करनी है, शाम को आपस में बैठना है, उनको बताना है कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए निकाह, मैरिज, क्या इसमें क्या कैसा रोल अदा कर सकते हैं। ये तो सही बात है, लेकिन अब जब सोशल फैब्रिक की अब मैं बात करता हूँ, अपने आसपास की सोसाइटी की बात करता हूँ, तो मेरी नज़र में बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी नज़र में भी बहुत सारे, जहाँ पर हमें पता है कि यार इन बच्चों की इनके पास उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मेरे घर में शादी होती है मैं वो सारी चीज़ें भूल कर एक लैविश वाली ज़िंदगी बसर करता हूँ, एक बड़ी शादी कर देता हूँ और उसके लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर देता हूँ। क्या आज के दिन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमारे वाइजीन है, मौलानाज है, मजहबी अंजुमनों के सरबराहान है, कि वो ये एक डिसीजन ले कि भैया हमने निकाह कहाँ पे पढ़ाना है और कहाँ पे नहीं। जब एक ब्रेक लग जाएगी कि जनाब ये हमारा सेट सिस्टम है, इसी के तहत हम निकाह पढ़ाएंगे, अगर आपने पढ़ानी है तो हम आएंगे, नहीं पढ़ाना है हम नहीं पढ़ाएंगे, जब निकाह ही नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अक्रॉस द सोसाइटी देने की ज़रूरत है, तब जाकर ये जो हर दिन हर हफ्ते हम नई नई इजाज़त देखते हैं शादियों में, वो ख़त्म हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ इसका पूरा 100% इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ के उलमाए किरामों को मैं बहुत एहतराम करता हूँ। उनको उन शादियों में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर खुराफात हो। एक सोशल बैन उसमें लगना चाहिए, एक सोशल बाइकआउट होना चाहिए। दूसरा, निकाह हमारे उलमाए किराम ऐसे पढ़ाए जिसमें वो पहले ये देखे कि भाई इसमें कुछ खुराफात मत है, इसमें अगर उनकी तरफ से अगर काउंसलिंग हो जाएगी, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे महर फातिमा हो, जैसे एक लिमिटेड शादी हो जाए जिसमें लोगों को ज़्यादा बुलाने की ज़रूरत ना हो, जिसमें ईगो ना हो, और एक लिमिटेड अगर वाजवान भी करना है 4-5 डिश हो, और उस पे सिविल सोसाइटी उस पर नज़र रखे। महल्ले वाले जो वहाँ पर है, जो वहाँ पर लोग जिनका जो वहाँ पर रहते हैं, वो देखें, वो उनको काउंसलिंग भी करे प्यार मोहब्बत से, और एक लिमिटेड तरीके पर वो शादी हो जाए, ताकि यहाँ का जो गरीब वहाँ यहाँ पर जो इस वक्त ये बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हुआ है, इससे हमें छुटकारा पाए। मंजूर साहब, ये तो एक बात है। तो अब दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो बेटियां अभी हमारी हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर चली गई है और बिल्कुल मुंतज़िर है कि कोई आके उनका हाथ थामे, हलाल तरीके से उनकी शादियां हो और वो किसी दूसरे गैर शरई काम में ना पड़े, अब आपकी, मेरी और मिनहसुल कौम हम सब की जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती है कि हम सारी उम्मीदें सरकार से हटा के ज़रा खुद देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मस्जिद क्या कर सकती है, मेरी मोहल्ले की इंतज़ामिया कमेटी क्या कर सकती है। अगर हम ये छोटा छोटा स्टेप लेना शुरू करें, क्या इनकलाब की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल इनकलाब आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर हम यहीं से स्टार्ट करें, अगर मैं अपने से स्टार्ट करूँगा, मैं आपको वादा करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने आप से शुरू करता हूँ कि मेरा ग्रैंड सन है, बस अब जब उसकी उम्र 21 साल की हो जाएगी, अभी शायद 1-2 साल बाकी है, 2 साल बाकी है, जब मैं उससे शुरू करता हूँ कि मैं पूरा सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करूँगा, ये मैं अपने से पहले। उसके बाद मैं काउंसलिंग, जो मेरे महल्ले वाले हैं, जो यहाँ के मस्जिद में आते हैं अक्सर लोग, जो जिनके साथ मेरी बातचीत होती है, उनके साथ हम ये तय करेंगे। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, मेरा अक्सर पहाड़ों पे जाना होता है, खासकर नॉर्दर्न साइड, यहाँ शिमलारन साइड या आगे 2 लाख वहाँ तक। तो जो मैं हालत देख रहा हूँ, अल्लाह की पन्ना, 5-5, 6-6 बच्चियाँ हैं और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। और मसला क्या है कि यही जो एक तरफ से फाइनेंशियल क्राइसिस है, दूसरी तरफ वालिदैन का रोल ऐसा होना चाहिए था कि वो पढ़ाए उनको, मगर साथ साथ उनको ज़रा अल्लाह के वास्ते उनकी निकाह की फिक्र भी करें। जब वो उनको PhD करा रहे हैं, MPhil करा रहे हैं या मास्टर्स करा रहे हैं, तो उनकी उम्र जाती रहती है, जैसे आपने अर्लियर कहा। तो उसके साथ साथ फिर क्या होगा, ये तो एक फिक्र इस पर कर दिया हमें। तो सबसे पहला मेरा कहने का मतलब ये है कि एक वालिदैन का रोल अदा करना चाहिए। दूसरा, यहाँ के उलमाए किराम, उनको इस पर खास करके उनको ये भी वादा करना है कि हम किसी ऐसी शादी में नहीं जाएंगे जहाँ ऐसे खुराफात और यहाँ उनकी खुदा न खास्ता बेइज्जती हो जाए। और इसी तरह हमारी जो सिविल सोसाइटी है, आपस में मिलकर यहाँ पर हमारे यहाँ NGOs कुछ इस शादी के बारे में, ऐसे मैरिजेस, उनके जो प्रोग्राम्स वगैरह है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो
और एक लिमिटेड सोर्स के तहत वो शादी करें। हमारे पास अगर कोई केस आता है तो हम तहकीकात करके लिमिटेड मिसाल के तौर पर उस जो वो वाजवान की 1-2 त्रामियाँ अगर देनी भी हो 2500 रुपया से ज़्यादा वो एक त्रामी का बजट आगे न जाए। फिर एक अटैची दे दे जो इस बच्ची की, मेरी बेटी का एक या मेरी बहन का कुछ उसमें आइटम्स हो, वो डालकर उसको हैंड ओवर करते हैं। और लड़के वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दहेज का सिस्टम ये ख़त्म कर दीजिए। और अगर हम वाकई शरीयत के मुताबिक ये शादी करें और दूसरा माहिर फातिमा के तरफ फोकस करें, और भी हमारे उलमाए किराम हमें ये दिन ब दिन इस पर काउंसलिंग करे, खासकर जो हमारा जुमा होता है उसमें वाज खाने, उसमें अक्सर इन चीज़ों पर मेरे ख्याल में एक तो ड्रग्स पर, दूसरा इस पर भी, और तीसरा एनवायरनमेंट पे, इन तीनों पर फोकस करना चाहिए आजकल के इस माशरे में, क्योंकि दिन ब दिन कश्मीर के हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। अच्छा मंजूर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, उस पर भी ज़रा मुझे थोड़ी सी रहबरी फरमाइए। अब सरकार का कोई रोल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर सरकार कोई इनिशिएटिव लेती है, वो इम्प्लीमेंट होता है, उससे कोई राहत मिलेगी? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि आप देख लीजिए कल यहाँ इन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कल एक प्रोग्राम यहाँ किया था, तो सबों ने हाथ ऊपर करके एक वादा किया कि हम करप्शन नहीं करेंगे, हम न खाएंगे न खाने देंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे सामने लाइए। और इसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, मैं उनको मुबारकबाद इसका करता हूँ। वाकई मेरा दिल कल खुश हुआ ये देखकर, क्योंकि उन्होंने आवाम को उस वक्त बुलाया था। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि इस पर भी अगर सरकार सीरियसली ये मैटर उठाए, पहले अपने से यहाँ के, मुझे माफ करना, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है, सबसे पहले वो वादा करे कि हम बड़ी शादियां नहीं करेंगे, 500, 600, 700 आदमियों को नहीं लाएंगे। मुझे माफ करना ये बात कहने में, पिछले शायद 1 महीने पहले यहाँ निगीन क्लब में एक शादी थी एक ब्यूरोक्रेट की, रिटायर्ड है अब, मगर उसने जितना खुरूफात किया था, जितने लोग उसने बुलाए थे, अगर वो पैसा उसने इन गरीबों को दिया होता, कम से कम 200 शादियां होती, 300 शादियां होती। तो एक अपने से शुरू करना है, अपने से शुरू करना। मैं आपको अपनी मिसाल एक और देता हूं कि मेरे दूसरे बेटे की जब शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लड़की वालों के पास नहीं गया, मैंने उनके वालिदैन को बोला कि आप यही लाओ और यहाँ पर मैं दूसरे दिन वलीमा दे दूंगा। ये प्रैक्टिकली करना है, वो हैव टू डू सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। अब ये प्रॉब्लम्स हमें पता है कितने हैं, क्या है, तो इसके लिए हमें एक और नेक बन के मिलकर काम करना है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि ये प्रोग्राम आप कंटिन्यू रख लीजिए, और जहां जहां आपने देखा कि यहाँ पर ये शादी इस सुन्नत के मुताबिक हुई, शरीयत के मुताबिक हो गई, उसको सराहिए, उसको सामने लाए, दिखावे के लिए नहीं, ये कभी कभी करना पड़ता है। तो आप देखिए कि आज इस महल्ले में ये शादी हुई, हम इनके लिए मुबारक, तो उसको आप अपना कैमरामैन वहां भेज दीजिए। तो इसी तरह इसको एक मुहिम बनाएंगे, एक मिशन बनाएंगे, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है जब वो कहते हैं कि अल्लाह ताला फिक्रों पर फैसले फरमाते हैं, आपने फिक्र उठाई, आपने हमें बुलाया, हम भी आगे आपको इसके साथ शाना बशाना काम करेंगे। तो मंजूर साहब, एक ये जो इज्तमाई शादियों वाला एक सिलसिला हमने देखा, बहुत सारे इदारों की तरफ से, तंजीमों की तरफ से काम किया जाता है, इसमें तरीकाकार क्या रहता है, कैसे रसाई को मुमकिन बनाया जाए, या वो लोग जिनको पता नहीं है, बहुत सारी तंजीमों के साथ आप के भी राब्ते होंगे जो इन प्रोग्रामों का इनेकाद मुस्तकबिल में करेंगे, लोग राब्ते करना चाहते हों, किसी को मदद की ज़रूरत है, कोई मदद का तलबगार है, तो कैसे ये चीज़ें मुमकिन है, और क्या कोई वे आउट इस सिलसिले में निकाला गया कि रास्ता आसान हो, पेरेंट्स ईज़िली पहुँच सकें इदारों तक, ज़िम्मेदारान तक, फिर उसके बाद उनकी मदद कम से कम हो सकती है, शायद एक रास्ता वहाँ से भी निकले? बिल्कुल, बहुत आसान है। हमारे यहाँ कुछ ग्रुप्स है, एक ग्रुप है कारवान जिसमें हम सब जुड़े हैं, NGOs, तो एक शानदार काम उसमें होता है। तो वो हम आपस में कोऑर्डिनेशन करके हम देखते हैं कि एक ऑर्फन बच्ची है या कोई ऐसा बिलो पॉवर्टी लाइन,
उसकी तहकीकात की जाती है। वहाँ के महल्ले वाले मस्जिद वालों के साथ रब्ता करके एक वेरिफिकेशन, एक फॉर्म हमने बनाया है। फिर हम उनको काउंसलिंग भी करते हैं कि इस लिमिट में आपकी शादी होगी। तो उन बेचारियों की शादियां ऐसे होते हैं कि उसमें हम जो हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हम आपस में देखते हैं कि आपके पास मत आया, ये इस एनजीओ के पास मत आया, तो फिर एक और एक बनकर हम वो जो हम जहाँ पर वो उसके पास जाते हैं, तो जो ज़रूरत चीज़ उनके उस बच्ची के लिए होती है, एक लिमिटेड, क्योंकि फाइनेंशियल भी देखना होता है कैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा कैश देते हैं और फिर उसके कपड़े देते हैं, एक अटैची देते हैं जिसमें उसके हर एक ज़रूरत की चीज़ उस शादी में निकाह में होते हैं। फिर जिस जहाँ पर हम उसको देखते हैं वहाँ जाकर, या ऐसा भी होता है कि अभी हमने कुछ लास्ट वीक हम एक फॉर्म बना रहे हैं इस मैरिज के बारे में, तो उसमें हमारे जो कुछ 2-4 एक्सपर्ट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में हैं, यहाँ पर एक प्रोफेसर खुर्शीद साहब, वो भी इस पे वर्कआउट कर रहा है कि हम भी इसमें कैसे आगे चल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सारा काम सरकार पे नहीं छोड़ना होता है। जो मैं अपने लिए चाहूँगा अच्छा, वो बाकियों के लिए भी देखना होता है। तो इसके लिए जो हमारा माशरा इस वक्त दिन ब दिन खराब हो रहा है, इसके लिए हम सबको बैठना है, इस पे काम करना है। और मैं अपनी तरफ से सोसाइटी को क्या दे दूंगा, इस पर देखना है, जिससे मेरी आखिरत बन जाएगी, जिससे मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। और इसमें जितना भी मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको जितना हाईलाइट करेंगे, किसी मोहल्ले में कोई शादी हुई, वो मिडिल क्लास था या अपर क्लास था, तो उसने शादी सुन्नत के मुताबिक की, उसने बहुत लिमिटेड रिसोर्स के मुताबिक बहुत ही कम तादाद में 12 आदमियों को लाया, वलीमा दिया जो सुन्नत है, और उसके बाद उसने वो शादी की। तो उसके साथ साथ मेरे ख्याल में उसको आपको हाईलाइट करना चाहिए ताकि एक मैसेज आए, ताकि एक मिशन बन जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया मंजूर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर हम गुफ्तगू कंटिन्यू रखेंगे, कल भी इस पर एक और गुफ्तगू होगी, एक और गेस्ट हमारे साथ आएंगे। लेकिन ज़रा जब शहर की बात चली है तो ज़रा बात शहर श्रीनगर के लोगों की भी बताते चलें, क्योंकि महकमा जल शक्ति की तरफ से बात सामने रखी गई और यह साफ कर दिया गया कि तकरीबन शहर श्रीनगर के 10 बड़े इलाकों के अंदर पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। और इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी रात देर गए जारी कर दी गई है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि शहर श्रीनगर के 10 से ज़्यादा इलाकों के अंदर पीने के पानी की किल्लत 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रह सकती है। और इस ज़िमन में जो 10 बड़े इलाके हैं उनमें निशात, ब्रेन, कराल संगरी, गुपुकार, नेहरू पार्क, मीर बहरी डल, डलगेट, खानियार, सोनावार, लाल चौक और मुलह का इलाका जात है जहां पर पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डुलबंद निशात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर ज़रूरी मरम्मत का काम हाथ में लिया गया है। जो पंप वहां पर है पानी का, उसको ठीक करना है। और इस ज़िमन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर वर्क्स डिवीजन श्रीनगर की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्कीम के तहत और इस वाटर सप्लाई के तहत जिन इलाकों के अंदर पानी आता था वो जनाब 30 अक्टूबर से नहीं आएगा, यकुम तक की परेशानी रह सकती है। और अगर कोई परेशानी होती है और मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ती है तो मज़कूरा महकमे के साथ रब्ता भी किया जा सकता है। याद रखिएगा, निशात, ब्रेन, कराल संगरी, गुपकार, नेहरू पार्क, मीर बहरी डल, डलगेट, खानियार, सोनवार, लाल चौक और मुली का इलाकों के अंदर पीने के पानी में सप्लाई जो है वो मुतासिर रहेगी। 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर बाद दोपहर पानी फराहम हो सकता है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो कुछ फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि एक्सपोर्ट का मामला भी होता है, यानी कुछ चीज़ें बाहर भेजनी है। और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर एक पॉलिसी फ्रेम अप की गई है, उस पॉलिसी के अंदर क्या है, टारगेट क्या कुछ है, बताएंगे ब्रेक के उस पार आकर। और ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। छोटे से ब्रेक के फ़ौरन बाद।
चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल है। आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं। थोड़ी देर में आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त ज़रा बैनुल-अक़वामी ख़बरों की ओर भी चलते हैं और फटाफट से मुस्लिम दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है आपको बाखबर करते हैं। बात पाकिस्तान की भी थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, लेकिन बात ज़रा ईरान इराक़ की भी बस सामने रखते हैं। आपको याद होगा कि इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, जिसे नाकाम बनाने का दावा भी पेश किया गया, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये था कि आखिर जहाज़ों ने परवाज़ कहाँ से ली, कौन सा एयर स्पेस सामने आया। तो पता लगा कि इराक़ ने एयर स्पेस दी थी, जिसके बाद अब खबर सामने आई है कि मामला उल्टा पड़ा इजराइल के लिए, क्योंकि इराक़ ने अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाया है। इराक़ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस मामले को उठाया गया कि इजराइल की तरफ से एयर स्पेस बिला पूछे इस्तेमाल की गई है। यानी जिस तरीके का माहौल बनाया गया है वो ये साफ है कि इराक़ अब बाज़ाब्ता तौर पर मामला लेकर चला गया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, वहाँ पर दरख्वास्त दी है और ये साफ़ किया है कि एयर स्पेस का वायलेशन हुआ है ईरान पर हमले के दौरान, और किसी भी सूरत में इराक़ इस की हिमायत नहीं करता है कि ईरान पर हमला हो। और जो सूरत हाल उभर कर सामने आई है, इसको लेकर एंटोनियो गुतेरेस जो जनरल सेक्रेटरी है अक़वाम मुत्तहिदा के, उनसे कहा गया है कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, यानी इजराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। जब ईरान ने इस बात की वजाहत की थी कि जहाज़ कहाँ से आए थे, तो पता लगा इराक़ की एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया। अब इराक़ ने सामने आकर अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाया और ये साफ कर दिया कि ये जो एयर स्पेस यूज़ की गई है ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, और बाज़ाब्ता तौर पर इराक़ इसके ख़िलाफ़ जो है वो अर्ज़ी दे चुका है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम कॉल्स की तरफ जाएं। चंद एक बातें आपके सामने रखनी है और बात ज़रा पाकिस्तान की भी आपको बताते हैं, जहां पर मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये मुश्किलें इसलिए हैं क्योंकि पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टीटीपी की जानिब से कब्ज़ा किया गया है और कब्ज़े की तस्वीरें भी समाजी राब्ता साइटों पर वायरल की गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऑपरेशंस तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से अंजाम दिए जा रहे हैं और पेशावर के वो शुमाली इलाके जो अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब करीब लगते हैं, ये काफ़ी तशवीश का सबब बन रहा है। इन इलाकों के अंदर कहा जाता है कि रात के वक्त में पिछले 48 घंटों के दौरान एकदम से हज़ारों की तादाद में तहरीक तालिबान के जो लोग हैं या जो उनके जंगजू हैं वो इन इलाकों के अंदर पहुँचे और पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर इन इलाकों पर ऑपरेशंस भी शुरू किया। कुछ तस्वीरें ऐसे भी आई हैं जहाँ पर यह पता चल रहा है कि ड्रोन या जदीद हथियारों का इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल इन लीडरान की जानिब से और जो जंगजू हैं टीटीपी के उनकी जानिब से किया जा रहा है, जो परेशानी का सबब बन रहा है। 2 दिन पहले एक हमला भी इसी इलाके के अंदर हुआ और 3 से 4 बड़े बाजार इसके आसपास इलाके, और ये वो तस्वीरें हैं जहां पर मार्केट के अंदर पूरे इलाके को कंट्रोल करते हुए टीटीपी की जानिब से जो उनके एहलकार हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैसी तस्वीरें जो 21 अगस्त को काबुल, कंधार और मलक्का इलाकों से अफगानिस्तान से सामने आई थी। इस पर एक बयान भी जारी किया गया मुतअद्दिद इलाकों के अंदर डेरे जमाए हुए टीटीपी के जो जंगजू हैं उनकी जानिब से, और तस्दीक इस बयान के जरिए की गई जिसमें बताया गया कि उनने बहुत सारे इलाकों को कंट्रोल में किया है। और इतना ही नहीं, कहा गया कि पाकिस्तान में जहां चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें वो हमले भी कर सकते हैं। دا عقیدې جګړه ده، دا د اسلام او د کفر جګړه ده. شرط چې په پاکستان کې مسلمان دی، الته زمون مسکرم دی، الته زمون ټیکانام ده، الته زمونږ مسکر ارس موجود دي. دا غي مین وجدار چې پاکستان ولس چې مجاهد ولس دی، اسلام پرست ولس دی او عقیدوي ولس دی. او حکمران ته ظالم دی، فوج فاسق دی، فاجر دی. चलिए, पश्तो ज़बान में ये पैगाम कि जहाँ चाहें, जैसे चाहें हमलों के हम करने की इस वक्त अहल हैं और किया जा सकता है। वक्त यहाँ पे कॉलर्स का शामिल करने का हो चुका है। कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, एक एक करके कॉलर्स की तरफ चलेंगे। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से? मैं जुमालुद्दीन शेख पौंड शाहपुर से बोल रहा हूँ। जी बताएं। आपने जो ये प्रोग्राम बेबस बच्चों का शुरू किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ।
कि खुदा करे लोगों को अगर समझ आ जाए तो। बिल्कुल जी। अच्छा, दूसरा इसमें जो खुराफात का हिसाब है सबसे पहले जिम्मेदार वालिदैन हैं जी। वालिदैन हैं, इसके जवाबदार वालिदैन हैं। बिल्कुल। अगर वो अपनी औलाद का काउंसलिंग करें सही तरीके से तो ये खुराफात ना होंगी। बिल्कुल। दूसरा आपने बोला ये वक्ती इमाम, जहाँ खुराफात होते हैं, मैंने भी बहुत कोशिश किया लोगों को कि आप बर्बादी की तरफ मत जाओ। एक इमाम अगर बोलता है यहाँ खुराफात हो रहे हैं, दूसरा खड़ा हो जाता है 5 लाख मुझे दे दो, मैं निकाह कर दूंगा। सुन रहे हो आप मेरी बात? जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, मैं समझ रहा हूँ जी। तीसरी बात ये है कि ये बच्चियां, ये हमारी बच्चियां हैं, ये सब बच्चियां हमारी हैं। जी बिल्कुल। अगर ये गवर्नमेंट के खर्चे पर 50,000 पर जो है गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो ये शादी कर घर में रहेंगी, ये हमारी बच्चियां जी। तो वो लड़के वाला जब 3 लाख 4 लाख खर्च कर रहा है तो ये वहां क्यों नहीं रहती? बात सही है आपकी बिल्कुल। बच्ची ने ये समझना चाहिए कि मेरा घर दूसरा है, मेरा घर खामद का है जी। इंशाल्लाह ये मसले हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए और अपना फीडबैक भी देने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम गवर साहब, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद साहब, वालेकुम सलाम। बड़ा पहले तो आप हकीकत मुबारकबाद के हकदार हो, जो 2 आपने मदा उठाए, एक ड्रग्स का और आज मैरिज का। जी मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं मंजूर साहब को भी, जो जिसको आपने आज प्रोग्राम में लाया था जी। और गवर साहब आपके साथ ये वादा रहा, सिविल सोसाइटी सोपोर इस पर बात करेंगे। आज ही मैंने ये अहद किया है कि जो हमारी सिविल सोसाइटी सोपोर है, आशिक साहब उसके प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, अगर वो आपकी बात सुनते होंगे इस वक्त, उसको मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो पहली मीटिंग होगी वो इस पर होनी चाहिए। हम जैसे कि लम्हे फिक्र है कवर साहब कि जब आपने बताया मेरे कान खड़ा हो गए जब आपने ये न्यूज बताई कि 50,000 से ज्यादा हमारी बेटियां आज की डेट में अथ दरित प्यारान के अशकर करन खानदन। बिल्कुल, तो उसका सही है। ये लम्हे फिक्र है। और दूसरी बात, मैं ऑनरेबल जो हमारे सीएम साहब कल दिल्ली से वापस आए उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो कल उसने अहद किया अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ और जो उसने सेक्रेटरीज लाए थे उनके साथ हम ईमानदारी और दयानदारी से इस कौम को चलाएंगे, उसको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और यही उम्मीद है कि वो घर से वो स्टार्ट करे, जब घर से जो आदमी स्टार्ट करेगा वो कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। इशफाक साहब, मेरा एक सवाल है रिगार्डिंग द ट्रैफिक मैस जो आज सिटी में है। बिल्कुल, क्योंकि सर आजकल जो दिन है वो छोटे होने लगे। दफ्तर से इंसान फिर फारिग होके 4 बजे निकल के शाम तक भी इंसान घर पहुंच नहीं पाता है। तो वजूहात इसके जो आपके कारण आपके सामने हैं, 1-2 सड़कें छोटी बनाई गई, पास बड़े बनाए गए, पता नहीं इसमें क्या प्लानिंग थी। तो दूसरा ये था कि जो सिग्नल्स लगाए थे, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो क्यों बेकार पड़े हैं और वो पैसा क्यों जाया हो गया। और इसके साथ साथ आप देख लीजिएगा सर कि जहाँ जहाँ भी क्रॉसिंग है, चाहे शार्टिंग क्रॉसिंग है, चाहे पारिमपोरा है, चाहे ये दूसरी क्रॉसिंग जहाँ जहाँ भी है, वहाँ छोटे छोटे स्टॉप लगाए हैं इन्होंने, जो ट्रैफिक टवेरा वाले हैं, सोमो वाले हैं, और रोड को तंग किया है जिससे शाम के वक्त बड़ा जाम रहता है। वो ट्रैफिक वाले फोन हाथ में लिए हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे देखते रहते हैं। वो कोई कोशिश नहीं करते हैं कि हाँ भाई इनको हटाएं वहां से, जो पीक आवर्स होंगे उस टाइम वहां इनको टिकने न दें। तो जिस वजह से एक मुलाजिम जो है 4 बजे निकल के भी शाम तक भी घर पहुंच नहीं पाता है। इस बारे में अगर ट्रैफिक जो जरूर आपसे वादा है कि ये बात जरूर ट्रैफिक जिम्मेदारों तक पहुंचाई जाएंगी और स्पेशली पीक आवर्स के दौरान उनका अमला मुतहरिक रहे, फ़ोन को जेब में रखते हुए ट्रैफिक रेगुलेशन को मॉनिटर करें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जैसे आपने कहा कि नारबल क्रॉसिंग हो, HMT वाली क्रॉसिंग हो, बिमना वाली क्रॉसिंग हो, और आगे जो 2-3-4 क्रॉसिंग्स है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश रहता है। और ये बात सही है कि ये छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है, मिनी टेम्पोज़ है, ऑटोज़ हैं, ये सबसे बड़ी रुकावट अभी शहर के अंदर भी और शहर के बाहर भी बन रही है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम गवर साहब। वालेकुम अस्सलाम हुजूर।
मे गसन जनाब अली 2 मिनट जनाब अली वन क्या सिक्योरिटी ग्रिडस मुतलिक जनाब अली सिक्योरिटी ग्रिड क्या ठीक कर यह क्या मुतहरक कर कत्या नफर मरिक तम मौलवी मोहम्मद फारूक प्रोफेसर गनी लोन और शेख अब्दुल अजीज शेख सादिक सफदर अली बेग गुलाम हसन भट्ट इथे कन्या जनाब अली मुश्ताक अहमद लोन यह सोरे जनाब अली सिक्योरिटी ग्रिड खराब फजल वाला सिर्फ गो मोदी सरकार अत मज कामयाब झंडा चढ़ाव ये 1970 पे झंड यह अत सलाम करान हमेशा वन फारूक अब्दुल पोज हुजूर वाला यम लूक गई पाकिस्तान यम कपर गई यह बार्डरस पर क्या यह फौज करान यम जनाब अली मालिक जनाब अली क्या मालिक बाकी लोग गरीबन जनाब अली गरीब ते मूज यम गए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो कौन साहब कहां से? हेलो लास्ट 2 कॉल्स हम लेंगे, चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, किसी एक पर भी आप कॉल कर सकते हैं, लाइन ओपन है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए कॉलर्स का सिलसिला हमारे साथ गालिबन खत्म हुआ है। अगर कोई कॉलर है तो दे दीजिएगा। हेलो चलिए लाइन ड्रॉप हुई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बजने वाले हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और दिन भर गुलिस्तान न्यूज़ पर धनतेरस के हवाले से भी प्रोग्राम होते रहेंगे और दिवाली के सिलसिले में भी तकारीब और प्रोग्राम्स, मजहबी तकारीब का अहतमाम होगा, उस ताल्लुक से भी प्रोग्राम और अपडेट्स आप तक पहुँचेंगी। दीगर कई मौज़ूआत भी हैं, ख़बरें, तज्ज़िया और तबसरा होगा, न्यूज़ बुलेटिन होंगे, डिबेट्स, डिस्कशंस। इस प्रोग्राम में हम दोनों को इजाज़त दीजिएगा और आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।